Hello everybody, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and this is a dedicated video for UPSC CDS and NDA 2026. ये सीरीज आपकी पंचतंत्र सीरीज है। इस सीरीज का मेन मोटिव ये है कि हम 5 डिफरेंट यूपीएससी क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे और उसके पीछे के बैकग्राउंड और किस तरीके से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके पीछे टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या लॉजिक आप एलिमिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सभी कुछ इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। पांचों क्वेश्चन आपके डिफरेंट बैकग्राउंड से होने वाले हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे सीडीएस का लेवल आपका चेंज होता जा रहा है, तो सीडीएस अब ये आपसे नहीं पूछता है कि आप कितना ज़्यादा मतलब आपके पास नॉलेज है। वो आपसे ये मेन जानना चाहता है कि कितना एक्यूरेटली आप रॉन्ग स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। मतलब जो सबसे कम रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो लीस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसको आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, ये यूपीएससी चेक करने की कोशिश आजकल कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। पहला इंडियन पॉलिटी का रहेगा, सेकंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, थर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, फोर्थ फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी और फिफ्थ आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा। तो होपफुली हम ये पाँचों क्वेश्चन करेंगे और उसके पीछे क्या लॉजिक होने वाला है ये भी आप सीखने को पाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट है आपकी, द प्रेसिडेंट मे विद होल्ड असेंट टू अ बिल बट सच पावर इज नॉट एब्सोल्यूट इन ऑल केसेस। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैन ओनली बी यूज्ड when both the houses are not in session. थर्ड है, a ordinance has the same force and effect as an act of the parliament. और फोर्थ है, the president is bound by the council of minister while promulgating ordinances. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने आते ही डायरेक्ट आंसर पे जंप करने की कोशिश मत करना। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको ढूंढने की कोशिश करना और उसे एलिमिनेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले इसमें आप देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है हमारी, द प्रेसिडेंट मे विदहोल्ड असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बट सच पावर इज नॉट एब्सोल्यूट इन ऑल केसेस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्यों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 110 है, ये मनी बिल के बारे में बात करता है। किस बिल के बारे में? मनी बिल के बारे में बात करता है। और यहाँ पर मनी बिल में साफ साफ लिख रखा है कि मनी बिल अगर आपसे पास होकर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट उसको असेंट देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस बिल को विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, असेंट देना कंपलसरी हो जाता है आपके प्रेसिडेंट के लिए, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके साथ ही साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति आपकी वो बिल पार्लियामेंट को वापस नहीं भेज सकते हैं, ना ही वो विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट को, उन्हें असेंट देना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी दो एक्सेप्शन यहाँ बताती हैं, जिसके वजह से ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक, यहाँ पर नॉट एब्सोल्यूट लिखा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना था। सेकंड स्टेटमेंट हमारी कहती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन, ये चीज़ इसको गलत कर देती है। अगर दोनों पार्लियामेंट में से, दोनों हाउसेस में से अगर एक हाउस भी आपका एब्सेंट है, मान के लीजिए लोकसभा आपका प्रेजेंट है और राज्यसभा उस समय वर्किंग में नहीं है, तब भी आपका क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तब भी आपका ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके दोनों हाउस सेशन में ना हो, अगर उनमें से एक भी अगर नहीं है तब भी आपका ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर रॉन्ग मिल गई है आपको, तो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं चीज़ों को? ये स्टेटमेंट आपकी सीधे एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड आपकी एलिमिनेट हो जाती है। अब 75% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है हमारी, एन ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपका जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी बिल्कुल जैसे कि एक नॉर्मली एक्ट होता है, बिल्कुल उसी के हिसाब से इसकी पावर होती है और उसी का फोर्स इसमें होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन ये आपका जो ऑर्डिनेंस होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी नेचर का। एक बार जब दोनों हाउसेस आपके सेशन में आ जाते हैं, उसके बाद 6 वीक्स के अंदर आपको ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करा पाते हैं तो वो ऑर्डिनेंस आपका डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, इस बात का ध्यान देना है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ऑटोमेटिक गलत हो जाती है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है और यहाँ भी आपका ये भी गलत हो जाता है। इसका मतलब अगर फोर्थ स्टेटमेंट आपको नहीं पता है तब भी एलिमिनेशन की हेल्प से आपने ये आंसर निकाल चुके हैं। लेकिन फोर्थ आपका सही है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइल प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस। तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। वो अपने स्वविवेक के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकता है। ठीक है,
प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर है आपका 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक, ये इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। होपफुली आपके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का जो भी कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए होती है। मेन आपसे यूपीएससी क्या करता है, वो डिफरेंट वर्ड से खेलता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एब्सोल्यूट, यहाँ पर बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको फंसाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, रेड फ्लैग्स होते हैं, वो आपको पकड़ना होता है इसमें। ये अगर आप पकड़ना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने लग जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा डील करता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। इसमें आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करी गई है। लिखा हुआ विद रेफरेंस टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इन्वॉल्व्स विड्रॉल फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस। सेकंड है शिफ्ट टू मास बेस्ड पॉलिटिक्स अंडर गांधीयन लीडरशिप। थर्ड है सस्पेंडेड आफ्टर इट फेल्ड टू सिक्योर एनी कंसेशन। फोर्थ है विटनेस्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम डाइवर्स इंडियन सोसाइटी। मान के चलिए मुझे स्टेटमेंट ये पढ़ के मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता है, मान के चलिए नॉन कॉपरेशन की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम सेकंड स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बात करी गई है कि शिफ्ट टू मास बेस्ड पॉलिटिकल अंडर गांधीयन लीडरशिप। तो हमको पता है कि जब गांधी जी वापस आते हैं तो गांधी जी के आने के बाद सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ था आपका, वो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही हुआ था, ठीक है। पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और ये सब चीज़ें जब हो गई थी, उसके बाद सबसे मेजर आंदोलन जो हुआ था वो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही हुआ था। और उसमें हम जानते हैं कि मास बेस्ड पॉलिटिक्स थी, मतलब कि उसमें काफ़ी जनता ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे वर्ग ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए अगर दूसरी स्टेटमेंट आपकी सही है तो आप एलिमिनेशन से ये स्टेटमेंट गलत कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है। अब फर्स्ट के ऊपर चलते हैं एक बार। लिखा हुआ है इन्वॉल्व विड्रॉल फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसमें इसकी बात करी गई है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। आपने गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन का अगर आप देखेंगे, नॉन कॉपरेशन में यहाँ पर कि हमें कॉपरेट नहीं करना है, हमें कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और इन सब का हमें बाइकआउट करना है। बाइकआउट कोर्ट्स का करना है, स्कूल का करना है, टाइटल्स का करना है। तो ये बात आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुई थी। कोर फिलॉसफी इसकी ये थी कि नॉन पार्टिसिपेशन की बात करी गई थी। ब्रिटिश कंट्रोल जितने भी इंस्टीट्यूशन में उनमें नॉन पार्टिसिपेशन की बात आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में करी गई थी। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी सही है। अगर फर्स्ट सही है तो आपका सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर आपको ये दोनों स्टेटमेंट नहीं आती, थर्ड और फोर्थ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी अगर आप एक पे लगा के आते हैं तो 50-50 चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। पहले से बहुत हद तक चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसका मतलब ये एलिमिनेशन की टेक्निक आपको एग्जाम में ज़रूर काम करेगी, ठीक है, अगर आपको आती है तो इसे थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। थर्ड चीज़ में दी गई है सस्पेंडेड आफ्टर इट फेल टू सिक्योर एनी कंसेशन। तो हाँ जी, अगर हम आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो ये चीज़ कब आपके गांधी जी ने सस्पेंड करी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? जब आपका चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था और ये वायलेंस की बात करता है। चौरी चौरा इंसिडेंट में वायलेंस हुआ था और गांधी जी आपके नॉन वायलेंस को क्लेम करते थे। इसीलिए गांधी जी ने इससे गुस्से में आके आपके ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। ये कोई पॉलिटिकल फेलियर नहीं था, ठीक है। तो स्टेटमेंट में पॉलिटिकल फेलियर की बात करी गई थी, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाती है। ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से में वायलेंस का उपयोग हुआ था। तब गांधी जी ने गुस्से में आके इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि वो नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर आपका यहाँ पर से गलत हो जाता है तो फोर्थ स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विटनेस्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम डाइवर्स इंडियन सोसाइटी। तो हाँ जी, आपके डाइवर्स बैकग्राउंड से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो कौन कौन से ग्रुप ने किया था ये थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपके स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, आपके पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और थर्ड ग्रुप है वो है आपका वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। फोर्थ है वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। इन चारों ग्रुप्स ने बढ़ चढ़ के आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन सभी ने काफ़ी अच्छे से मिल चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी आपका। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी इसमें सही हो जाती है, ठीक है। थर्ड गलत हो जाती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1, 2 एंड 4 ओनली। बी ऑप्शन है। होपफुली आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसमें अप्रोच कैसे यूज करनी है ये भी आपको समझ आया होगा।
अगर आप एलिमिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो अगर आपको कम नॉलेज भी है तब भी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये बात आप मान के चलिए। और ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको पेपर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू द रिवर्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पेनिसुलार रिवर की बात कर रहा है, ठीक है। पेनिसुलार इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उसके ऊपर आपकी स्टेटमेंट्स दी गई है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। मोस्ट पेनिसुलार रिवर फ्लो ईस्टवर्ड ड्यू टू जनरल स्लोप। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि ये है आपका, मान के चलिए, इंडिया का स्लोप। ठीक है, इंडिया का स्लोप। तो इंडिया का जो हमारा स्लोप है वो ज़्यादातर आपका ईस्टवर्ड टिल्ट है। किधर? ईस्टवर्ड आपका टिल्ट ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि ईस्टवर्ड की ओर आपकी टिल्ट जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका जो पानी का बहाव है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके ईस्टवर्ड साइड रहता है। ज़्यादातर नदियाँ आपकी ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, आप ध्यान देंगे तो ईस्टवर्ड आपकी सारी नदियाँ फ्लो कर रही हैं पेनिसुलर इंडिया में। मोस्ट पेनिसुलर रिवर फ्लो ईस्टवर्ड ड्यू टू जनरल स्लोप। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही जाती है, जिसका आपका एग्जाम्पल है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो मेन रिवर्स हैं आपकी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी के सभी आपके ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इसमें डेफिनेटली करेक्ट हो जाती है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब आपकी गलत सही हो जाती है तो आइए अब सीधे एलिमिनेशन में। ठीक है, जरूरी नहीं आपको सब स्टेटमेंट अच्छे से आती हो, नॉलेज का कम इस्तेमाल करते हुए दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट गलत हो जाती है। अब बचती हैं सिर्फ दो स्टेटमेंट्स आपके पास, इसमें से भी थर्ड कॉमन है, मतलब कि थर्ड आपकी सही है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देना है। अगर सही हो जाती है तो सी स्टेटमेंट सही होगा, और नहीं सही होती है तो ए स्टेटमेंट सही होगा। तो बाकियों का आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, हिमालयन रिवर्स मेंटेन फ्लो थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू स्नो मेल्ट्स। तो हाँ जी, आप जानते हैं कि स्नो कैप्ड आपके माउंटेन से, हिमालयाज जो आपके हैं वो स्नो कैप्ड हैं, जो जब मेल्ट होते हैं तभी आपकी हिमालयन से रिवर निकलती हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई। टोटल ये जितनी भी भागीरथी वगैरह जो रिवर्स हैं, ये ए टू जेड आपकी ओशन के, ये सॉरी, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से आपकी इन नदियों का उत्पादन होता है, ठीक ठीक। तो इसका मतलब हमारी बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर बी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट निकल जाता है, आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन डायरेक्ट निकल जाता है, क्योंकि टू सिर्फ इसी में गिवन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब देखिए, मैंने दो स्टेटमेंट आगे की नहीं पढ़ी है, मान के चलिए मुझे नॉलेज नहीं भी थी, तभी मैंने एलिमिनेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन मैंने कैसे निकाला है, ठीक। यही अप्रोच आपको फॉलो करके चलना है, तभी आपका पेपर निकल पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बाकी हम देख लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है, ये देखना जरूरी है हमारे लिए। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जनरली फ्रॉम एश्वरी रादर डैन डेल्टा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो वेस्ट साइड की जो रिवर फ्लो करती हैं, ठीक है, वेस्ट साइड जितनी भी रिवर आपकी फ्लो करती हैं, ये सभी की सभी आपकी एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और ईस्ट साइड जो रिवर फ्लो करती हैं, वे सभी रिवर्स आपकी डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर जितना भी सेडिमेंट्स इकट्ठा करके लेके आते हैं अपने साथ, वो सेडिमेंट्स यहाँ पर रिलीज कर देती हैं ओशियन कोस्ट पे। जब ओशियन कोस्ट पे सारे के सारे सेडिमेंट्स रिलीज हो जाते हैं आपके ईस्ट साइड पे, तो आप देखते हैं जितने भी ज़्यादा नेचुरल पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, वो नेचुरल पोर्ट्स सभी के सभी आपके वेस्टर्न मार्जिन्स में हैं। चाहे आप मुंबई का पोर्ट देख लीजिए, गोवा का पोर्ट देख लीजिए, नीचे आप आ जाते हैं, सारे के सारे नेचुरल पोर्ट्स आपके वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे हैं। क्यों? क्योंकि ये रगड होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स का रिसाव ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर गहराई मतलब भर की आपकी पोर्ट्स की होती है, ठीक है। गहराई पानी की यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से जो भी शिप्स होते हैं, कंटेनर शिप्स आती हैं, उनको वेसल के थ्रू यहाँ पर पार्क करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट पे आपके नेचुरल पोर्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे आप चलते हैं तो सेडिमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोड़ दिए जाते हैं नदियों के द्वारा। तो यहाँ पर आपकी पटाई हो जाती है एक तरीके से, यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स का फॉर्मेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शिप्स जो आती हैं वो शैलो वाटर पे ज़्यादा आपके लैंड नहीं कर पाती हैं, ठीक है, डीप वाटर चाहिए होता है। तो इसीलिए आपके नेचुरल पोर्ट्स ईस्ट कोस्ट पे नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बता दी, दिमाग में रखना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल, इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि ईस्ट वेस्ट पे एस्चुरी बनती है और ईस्ट पे आपके डेल्टा फॉर्मेशन होता है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है, ड्रेनेज पैटर्न इज अनअफेक्टेड बाय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अभी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेटमेंट लिख रखी है। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की बात करेगी, मतलब कि अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। अगर बेसिक भी हल्का सा आप दिमाग लगा देंगे कि ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा मतलब डीप है आपकी और इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल है, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं होगा आपका ड्रेनेज पैटर्न का?
जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट इस पर पड़ता ही नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वेग है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इन सभी वर्ड्स को, रेड फ्लैग जो वर्ड्स होते हैं, इन पे ध्यान देना होता है। अगर इनको आप पकड़ लेंगे तो होपफुली आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, फोर्थ स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन आपका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। होपफुली इससे आपको एलिमिनेशन टेक्निक का अप्रोच अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी आप जैसे बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो आज थोड़ा उसका डर हटाएंगे और अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छी लग रही हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी पंचतंत्र सीरीज में आगे लाता रहूँगा आपके लिए। हर दिन हम ऐसे 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थोड़ा लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करी गई है, ठीक है। इसमें मतलब मुद्रास्फीति हिंदी में कहते हैं इसको, कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट बात करी गई है। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इन्फ्लेशन इंडिकेट्स अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। सेकेंड है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन अकर विदाउट इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड। और थर्ड स्टेटमेंट है, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स लेंडर एंड बॉरोवर इन द सेम मैनर। और फोर्थ है, इन्फ्लेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन रियल वैल्यू ऑफ मनी। अब यहाँ पर आधे लोग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ थोड़ा टेढ़ा तरीके का है। तो इसमें आपको यह याद रखना है कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब मुद्रास्फीति हो रही है, कि आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो अगर इन्फ्लेशन ये इंडिकेट करता है कि सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस ऑफ द लेवल, मतलब आपका जो प्राइस है वो धीरे 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 सस्टेन तरीके से बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है। और अगर उसका दाम अगर गिर रहा है धीरे धीरे, तो उसको कहेंगे आपके डिस इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? डिस इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन, घट रहा है तो उसको डिस इन्फ्लेशन। मतलब कि हो जाती है पहली स्टेटमेंट सही। हम इसका पहले क्वेश्चन अप्रोच सीखेंगे, ठीक है। और इसमें जो दिया है स्टेटमेंट उसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन अप्रोच सीखिए। अगर पहली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है, होप अगर आपको क्वेश्चन अगर नहीं ढंग से आता है, तब आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट काट दीजिए, सी ऑप्शन गलत हो जाती है। अब बचे 3 स्टेटमेंट, और 3 स्टेटमेंट की तरफ देखना है, ठीक है हमको। अब यहाँ पर हम पहले देखिए, अगर अब ये स्टेटमेंट बचता है तो इसमें फोर्थ लिखा हुआ है, 2 में फोर्थ गिवन है और इसमें फोर्थ नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपके इन दोनों में से सही आंसर निकल जाएगा। लेकिन हम सेकंड स्टेटमेंट पहले चेक करते हैं। दिया गया है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन अकर विदाउट इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड। अगर आपको आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और साथ ही साथ आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं पता होगा, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये होता है कि मान के चलिए किसी चीज़ की डिमांड अचानक से मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तब उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से आपकी इसकी डिमांड तो बढ़ गई है। मान के चलिए आईफोन का नया वर्जन लॉन्च होता है, तो कंपनी जो है उसके 100 समझ लीजिए आईफोन बनाती है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। और आपकी मार्केट में डिमांड हो गई है कितने की? 1000 की। अब प्रोडक्ट तो आपके अभी भी 100 हैं, लेकिन डिमांड है आपकी 100 की। तो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए क्या करती है कंपनी कि उस वक्त वो देखती है कितनी ज़्यादा मांग हो रखी है, तो उसके प्राइस बढ़ा देती है। जब उसके प्राइस बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड कुछ हद तक सप्रेस हो जाती है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो लोगों का मोटिवेट, जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे वही लोग खरीद पाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ डिमांड की वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इसे कहते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन। एक होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? मान के चलिए आपका कोई सामान बन रहा है, ठीक है, सिर्फ और ए प्रोडक्ट बन रहा है। ए प्रोडक्ट बन रहा था, उसके पीछे का अगर रॉ मटेरियल जो मार्केट से आता था, मान के चलिए किसानों से वो रॉ मटेरियल आता था, ठीक है, और बरसात कम होने की वजह से आपकी फसल अच्छी नहीं हुई है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल जो उसका था उसके प्रोडक्शन अच्छे से हो नहीं पाई है, तो रॉ मटेरियल आपका अब हो जाता है महंगा। जब रॉ मटेरियल महंगा होता है तो ये चीज़ आपके ओवरऑल जो आपका प्रोडक्शन हो रही है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, वो भी आपका महंगा हो जाएगा। तो ये महंगा किसी और कारणों की वजह से हो रहा है, ये इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, क्योंकि ये आपके रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से हुआ है। साथ ही साथ रख रखाव अच्छे से नहीं है। मान के चलिए स्टोरेज है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स का स्टोरेज अच्छे से हो नहीं पा रहा है, उसके भंडारण गृह नहीं बने हुए अच्छे से, मतलब स्टोर हाउस नहीं बने हुए हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज नहीं बने हुए हैं मान के चलिए, ठीक है। तो आलू जैसे ख़राब हो जाता है, ठीक है, इंडिया में। तो आलू की वजह से जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी चीज़ें आलू से रिलेटेड बनती हैं, वो भी चीज़ें आपकी महंगी हो जाएंगी मार्केट में।
तो ये चीज़ भी आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। तो होपफुली आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बीच में अंतर समझ आ गया होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन अकर विदाउट इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें कंज्यूमर डिमांड से कुछ लेना देना नहीं है। कंज्यूमर डिमांड के लिए तो आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी। कौन सी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करी गई थी। लेकिन यहाँ कंज्यूमर डिमांड की कोई बात इसमें नहीं करी गई है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन मैंने आपको समझाया है। तो ये स्टेटमेंट अब बिल्कुल सही हो जाती है हमारी। सेकंड स्टेटमेंट भी इसकी सही हो गई है। ठीक है, जब सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाती है तो डी ऑप्शन आपका हो जाता है एलिमिनेट। अब बचती हैं सिर्फ दो स्टेटमेंट, जिसमें फोर्थ स्टेटमेंट की ओर अब निर्भर करना है। थर्ड अगर हमें नहीं भी आता होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर फोर्थ हम सही निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो फोर्थ की तरफ चलते हैं, फिर थर्ड की तरफ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लेशन लीड्स टू अ डिक्लाइन इन रियल वैल्यू ऑफ मनी। तो हाँ जी, जब आपका इन्फ्लेशन होता है, जो चीज़ आपकी पहले 10 रुपये की मिल रही है अब वो अगर 12 रुपये की मिलने लग जाएगी, तो आपकी रियल वैल्यू जो थी मनी की, ठीक है, वैल्यू की जो रियल मनी थी वो तो आपकी डिक्लाइन होगी कि हाँ जी पहले उतने 10 रुपये से आप वो सामान खरीद ले रहे थे, अब 10 रुपये से आप वो सामान नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपको अब 2 रुपये और बढ़ा के देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपकी जो रियल वैल्यू थी मनी की वो हो गई डिक्लाइन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है इसमें आपकी। फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाती है, मतलब इससे आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है, वो है आपका बी ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ओनली। ठीक है जी। अब थर्ड स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी आपके समझने के लिए ज़रूरी है, अगर आगे कभी आ जाती है तो आप लोग इसे सही कर पाएंगे। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है आपका इन्फ्लेशन अफेक्ट्स लेंडर एंड बोरोवर इन द सेम मैनर। अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, ठीक है, आप किसी को पैसे दे रहे हैं उधार, तो आप हो गए हैं लेंडर, और जो पैसे आपसे उधार ले रहा है वो आपसे हो गया बोरोवर। ठीक है, वो आपका हो गया बोरोवर। जो पैसे उधार देता है वो होता है लेंडर, और जो पैसे ले रहा है वो होता है बोरोवर। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि लेंडर और बोरोवर को सेम तरीके से इफेक्ट करता है आपका इन्फ्लेशन। तो अगर महंगाई हो जाती है तो आपने जो, अगर आप लेंडर थे, आपने 100 रुपये किसी को उधार दिए थे, ठीक है, और वो 10 साल बाद आपको 100 रुपये वापस करता है, ठीक, और महंगाई आपकी 10% बढ़ गई है, 10% महंगाई बढ़ गई है, मतलब उस 100 रुपये की कीमत आज हो गई है 110 रुपया। ठीक, तो पहले आपने 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये से मान के चलिए कि आपकी 100 रुपये से एक कॉपी मिल जाती है आज की डेट में, और कल उसी 100 रुपये से आपका क्या होगा कि अब 110 रुपये की कॉपी हो गई वो, तो मतलब कि 10 रुपये महंगी हो गई ना। अगर आपको जो बोरोवर है वो 100 रुपये आपको लौटाता है, तो वो 100 रुपये अब आपकी जो ओवरऑल डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, मतलब आपकी रियल वैल्यू जो है 100 रुपये की वो गिर चुकी है। जो आपने उसको दिया था लोन, उसकी वैल्यू अब डाउन हो गई है। क्यों डाउन हो गई है? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसकी वजह से मतलब ये कहा जाता है कि जो लेंडर होता है वो हमेशा लॉस में रहता है। लेंडर अगर पैसा दे रहा है तो वो लॉस में रहता है हमेशा, इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट लगा के देता है। इंटरेस्ट रेट लगा के देगा ताकि कल को उसको जो रुपए वापस मिलेंगे वो ज़्यादा मिले, और महंगाई जो हुई हो उसको वो एडजस्ट कर सके, आराम से इन्फ्लेशन को झेल सके। इसीलिए आपके इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं लगाया गया है तो लेंडर हमेशा लॉस में रहेगा, बोरोवर फ़ायदे में रहेगा अगर इन्फ्लेशन है। क्यों बोरोवर फ़ायदे में रहेगा? मान के चलिए उसने 100 रुपये लिए थे और उस 100 रुपये से उसने आगे पैसे बना लिए हैं, ठीक है, 110 रुपये, तो अब तो उसको 100 ही रुपये लौटाने हैं उसको ना, 100 रुपये लौटा देगा वो, और 10 रुपये का उसका अलग से प्रॉफिट है। ठीक है, तो बोरोवर का हमेशा फ़ायदा ही रहता है। बोरोवर को वैसे भी जो रुपये देना पड़ेगा, वो रियल वैल्यू वैसे भी डिक्लाइन कर गई है पैसे की, तो अब उसको रियल वैल्यू के हिसाब से कम रुपए देने पड़ेंगे, अगर आप होपफुली इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका लेंडर और बोरोवर से रिलेटेड, इन्फ्लेशन था। ठीक है, यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप फिक्स एसेट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स एसेट में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सेकंड चीज़ है कि आप बैंक में रुपए डाल रहे हैं, तो कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा ये बताइए। अगर इन्फ्लेशन होता है तो अगर आप ज़मीन खरीद के छोड़ देते हैं, और सेकंड चीज़ है आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी ये बताइए। ठीक, तो इसमें आप ये देखिए कि लैंड में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है इंसान, महंगाई होने की वजह से अगर वो 100 रुपये मान के चलिए बैंक में इन्वेस्ट कर दे रहा है, बैंक में मतलब डाल दे रहा है, और सेकंड है लैंड में इन्वेस्ट कर दे रहा है, तो जो 100 रुपये जो उसने लैंड में इन्वेस्ट किए थे, वो ज़मीन ऐसी चीज़ होती है जो कभी इसके दाम गिरते नहीं हैं, दाम हमेशा बढ़ते जाते हैं, मतलब उसके 100 रुपये की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, वो 100 से लेके कल हो जाएगी 200 रुपया, गारंटी है 10 सालों में उसके दाम लगभग लगभग इतने बढ़ जाते हैं। तो ज़मीन खरीदना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, कभी भी इसमें आप नुकसान में नहीं रहेंगे, चाहे इन्फ्लेशन आए चाहे जो आए। अगर आप बैंक में रुपए डिपॉजिट कर देते हैं तो वो 100 रुपये अगर आप कल निकालेंगे, और आपकी 100% अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यहाँ मान के चलिए 200 रुपये दाम हो गए थे, तो अगर 100% इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो 100 रुपये, अगर दोगुना इन्फ्लेशन हो गया है तो 100 रुपये की कीमत आज रह जाएगी आपकी 50 रुपये,
मतलब 10 साल बाद इसी 100 रुपये की कीमत 50 रुपये हो जाएगी अगर निकालेंगे बैंक से। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इन्फ्लेशन होता है उस समय बैंक में पैसे डालना हमेशा हानिकारक होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा जब आप इन्फ्लेशन हो जाता है आपके मार्केट में, ठीक। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट भी आपके लिए आ सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। मोस्ट कंसेप्चुअल स्टेटमेंट यही थी और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। तो इंडियन इकोनॉमी से ये रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आगे हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लास्ट रिलेटेड क्वेश्चन है जनरल साइंस का, और ये टॉपिक मैंने वहाँ से उठाया जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कैंडिडेट स्टक करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बायोलॉजी में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं आपसे एक्सेप्शन बेस्ड लर्निंग से। कहाँ से? एक्सेप्शन बेस्ड लर्निंग से, ठीक है। आपको सीडीएस में, सीडीएस या फिर एनडीए के लिए हमेशा एक्सेप्शन बेस्ड लर्निंग करनी है बायोलॉजी में। मतलब वो एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पर एक्सेप्शन ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ वेंस और पल्मोनरी आर्टरीज और वेंस के बारे में गिवन है, और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, इसीलिए क्वेश्चन आने के बहुत हद तक चांसेस हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर आगे आप अपने आप समझ जाएंगे। गिवन है विद रेफरेंस टू द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। और सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इसमें कहती है वेन्स पोजेस वेल्व्स टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। और थर्ड है पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वेन्स टू द लंग्स, सॉरी। और फोर्थ है आपका द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब ये थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसमें पहली स्टेटमेंट जो आपके गिवन है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट से कैरी करके हाई प्रेशर के साथ आपकी अलग अलग बॉडी पार्ट में सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये आपके आर्टरी से काम होता है। और इसी में आपको एक एक्सेप्शन है, याद रखना है, ठीक है, कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक, यहाँ देखिए, चाहे वो आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो, इन दोनों आर्टरीज का आपका काम होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई का काम करना आपके पल्मोनरी आर्टरीज से काम होता है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन ये है। और उसी के साथ अगर आप देख लीजिए आपकी पल्मोनरी वेंस जो होती हैं, वैसे वेंस का काम होता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके पूरे शरीर से आपके हार्ट में सप्लाई करना, ये आपके वेंस का काम होता है। लेकिन उल्टा आपके जो पल्मोनरी वेंस होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी राइट हो चाहे लेफ्ट हो, उन दोनों वेंस का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो यहाँ एक्सेप्शन है आर्टरीज और वेंस का, जो आपको दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है कि आर्टरीज जो होती हैं वो हाई प्रेशर के साथ आपके ब्लड को सप्लाई करती हैं फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। सेकंड है वेंस पोजेसेस वेल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो आपकी जो वेंस होती हैं उसमें वन वे वेल्व होता है, वन वे वेल्व लगा होता है। मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर यहाँ पर वापस आए, ठीक है, आपकी जब आता है वेंस के अंदर, तो ये जो वेल्व होती है ये खुल जाती है, ये ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऊपर चला जाता है। उसके बाद ये वेल्व आपकी क्लोज हो जाती है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस आपके नहीं आ सकता है, जिस वेन में आया था उसी वेन से वापस वो नहीं आ सकता है। मतलब कि एंटी ग्रेविटी भी इसमें आपकी काम करती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एंटी ग्रेविटी मैकेनिज्म में भी काम करता है आपका जो वेल्व होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, वन वे वेल्व होता है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें बिल्कुल सही है हमारी। अब हमारी फर्स्ट और सेकंड सही है, तो यहाँ पर से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ठीक है जी। और हम बचते हैं आपके तीन स्टेटमेंट के साथ। थर्ड चीज़ में गिवन है पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब देखिए एक्सेप्शन वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है जहाँ से स्टेटमेंट उठाई गई है, और होपफुली आपका गलत हो सकता है अगर आपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया है और ढंग से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर गिवन है पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग। मैंने आपको क्या बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये एक्सेप्शन है आपका। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम आपके पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है, ठीक है। सबसे दिमाग में रखना ओल्डेस्ट सीडेस्ट ट्रैप है आपका कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर से आपकी गलत हो जाती है। जब थर्ड यहाँ से हमारी गलत होती है, ऑटोमेटिक अगर आप स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं तो इसमें देखिए थर्ड तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गिवन था और वो भी हमने एलिमिनेट कर लिया था। अगर हमारे ऊपर की दो से जाती तो थर्ड तो गलत होनी ही थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को पकड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो थर्ड यहाँ से गलत है। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी कहती है द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो आपको ये याद रखना है कि
कि जो राइट वेंट्रिकल होता है उसका काम करना होता है कि आपकी जो ब्लड को है वो पंप करती है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजनेशन के लिए ये ब्लड को पंप करेगी आपके लंग्स में, कौन सी, राइट वेंट्रिकल, ये दिमाग में रखना है। तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपके वेंट्रिकल, आर्ट्रियम, ज़्यादातर आपकी ये पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी से वो क्वेश्चन उठाता है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट अगर आपको ढंग से पता होगी, ठीक है, इसमें कमांड आपकी होगी, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। सीडीएस में हमेशा भी आप दिमाग में रखिए, जहाँ से एक्सेप्शंस हैं वहाँ से बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत उठाए जाते हैं। तो इसमें आपको दिमाग में रखना है, एक्सेप्शन बेस्ड जितना पार्ट है वो अच्छे से आप रिवाइज करना है और पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जिसको आज कवर करना था हमको, और हमने अच्छे तरीके से 5 के पाँचों स्टेटमेंट्स को कवर किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पाँचों क्वेश्चंस पे आपकी कमांड अच्छे से हुई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और पंचतंत्र सीरीज को हम आगे फॉलो करने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और होपफुली सीडीएस का एग्ज़ाम जब तक होगा, एनडीए का एग्ज़ाम जब तक होगा, तब तक आप ऐसे आने वाले क्वेश्चन से रूबरू हो जाएं और एलिमिनेशन पे आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।